गैंगवार ये शब्द पहली बार 1970 के दशक में सुनाई दिया था और इटली के शहर मिलान में छोटे छोटे गैंग बन चुके थे। उनके बीच में अक्सर इलाके को लेकर गैंगवार होता था और 1973 में गैंगवार पर फिल्म भी बनी। गैंगवार पर बनी वो विदेशी फिल्म कितने लोगों ने देखी ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर उस फिल्म का रियल वर्जन पूर्वांचल में गोली कांड के रूप में दिखाई और सुनाई देने लगा। गैंगवार का वो राज समझने के लिए आपको कुछ चेहरों पर गौर करना होगा। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद, त्रिभुवन सिंह, धनंजय सिंह, मुन्ना बजरंगी, ददुआ, विकास दुबे। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों की 29 लोकसभा सीटों वाला पूर्वांचल हर बड़े चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने का दम रखता है। लेकिन पूर्वांचल का नाम आते ही कुछ खास चेहरे, बहुत सारे गुनाह, बेहिसाब हत्याएं, अनगिनत शूटआउट और सैकड़ों पुलिस इनकाउंटर आंखों के सामने से गुजरने लगते। गैंगवार को गोरखपुर की सरजमी पर यहां के कुछ दबंगों, गोलियों और हत्याओं से जीता। ये वो चेहरे हैं जिनमें से ज्यादातर लोग अपराध की दुनिया से होते हुए राजनीतिक संरक्षण में आ गए। कुछ ऐसे हैं जो खौफ का व्यापार करने लगे। वहीं कुछ लोगों को पुलिस ने अपने और समाज के लिए खतरा मानते हुए उनके अंजाम तक पहुंचाया। ये ऐसे तभी होता है जब पुलिस समय पे कार्रवाई नहीं करती। अब किस कारण से नहीं करती वो आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, किसी दबाव में है या अपने किसी स्वार्थ में। जब भी कोई अपराध होता है पुलिस की उचित कार्रवाई हमेशा करनी चाहिए। यूपी में गैंगवार का सबसे बड़ा राज शुरू हुआ 1970 के दौर में। 1970 के दौर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हरिशंकर तिवारी और छात्र नेता वीरेंद्र शाही के अपने अपने गुट थे। उस दौर में जातिवाद गांव से लेकर गोरखपुर की गैंगवार तक पूरे प्रदेश में हावी था। लिहाजा हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के संरक्षक बन गए और वीरेंद्र शाही ठाकुरों। 1971 में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच में वर्चस्व की जंग को लेकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में टकराव आम हो गए थे और इस यूनिवर्सिटी में मारपीट और बम से हमला और धमकियां आम बात हो गई थी और ये आगे चलकर गैंगवार की नर्सरी बनी और किसी को नहीं मालूम था कि यही गैंगवार आगे चलकर सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला है। और 1975 आते आते गोरखपुर में खुलेआम ऐलान कर करके गोलियां चलने लगी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच जब जब गोलियां चलती थीं, तो उसकी गूंज बीबीसी के रेडियो पर सुनाई देने लगी। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर लगातार 23 साल विधायक रहे। जेल में रहते हुए पहला चुनाव जीता। 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। हत्या, रंगदारी, सरकारी काम में बाधा, दंगे जैसे केस। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जिस रंजिश को छोटे मोटे हमलों के जरिए पाला था, वो अब माफिया राज कायम करने की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। दोनों के बीच जारी वर्चस्व की जंग में पूरा शहर कांप उठता है। उन्नीस 1980 के दौर में गोरखपुर मंडल के 4 जिलों में रोज गैंगवार होने लगे। हरिशंकर तिवारी के गुट पर हमला होता था, भरपूर बदला लिया जाता। वीरेंद्र शाही के गुट पर हमला हुआ तो जबरदस्त पलटवार होता था।
कॉलेज की दुश्मनी अब रेलवे स्क्रैप समेत सरकारी ठेकों के लिए होने लगी। कहते हैं दोनों के गैंगवार को लेकर माइक से ऐलान हुआ करता था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच घंटों गोलियां चलती। दोनों गुट के कई लोग अक्सर गैंगवार में मारे जाने लगे। जब तक गोलियां चलती, गोरखपुर में कर्फ्यू जैसे हालात रहते थे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के गैंगवार में कई निर्दोष लोग भी मारे गए। इन आपराधिक गतिविधियों के बारे में पत्रकार से लेकर सामान्य जन सब जानते हैं, सब कुछ सर्वविदित है। और अगर इनके बारे में कार्रवाई नहीं होती है तो उसका एक ही शब्द है और वो शब्द है लाभ, आर्थिक और राजनीतिक। और इसी के चलते हुए स्थानीय पुलिस और ऐसे आपराधिक और अराजक तत्वों को छूट मिल जाती है और वो पूरी तरीके से अपने घिनौने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। गोरखपुर में गैंगवार की जड़ें हर बार किसी हत्या, जानलेवा हमले और ठेकेदारी को लेकर खूनी भिड़ंत के जरिए गहरी होती गई। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच गैंगवार जारी रही और दोनों का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि दोनों सियासत के साये में आ गए। सन 1985 में गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई। वजह बड़ी थी, पहली बार कोई माफिया जेल के शिक्षकों के भीतर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। हरिशंकर तिवारी की जीत बड़ी थी और इस तरफ खौफ की रोशनी में राजनीति के दरवाजे खुल गए। हरिशंकर तिवारी की तरह उनके सबसे बड़े विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही भी लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए थे। यानी इस वक्त तक दोनों ही दबंग नेताओं को विधायकों का चोला मिल गया था, लेकिन सियासत में रहते हुए भी दोनों के बीच वर्चस्व की जंग जारी रही। हरिशंकर तिवारी अपनी रॉबिन हुड वाली छवि के दम पर चिल्लूपार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। वहीं वीरेंद्र शाही 2 बार विधायक बने। दोनों अब हथियार छोड़ चुके थे, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। दोनों के गैंग पहले की तरह खून की होलियां खेलते रहे। हरिशंकर तिवारी कांग्रेस से जुड़े और वीरेंद्र शाही जनता पार्टी से। दोनों प्रदेश की राजधानी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने लगे। वर्चस्व और ठेकों के लिए गैंगवार भी साथ साथ चलती है। त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या के बाद साधु सिंह और मकनू सिंह ने उसके तीनों भाइयों को मार डाला। इस हत्याकांड से ठीक पहले साल 1984 में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या हुई। त्रिभुवन के पिता की हत्या में साधु और मकनू का नाम आया। धौरहरा गांव में ब्रजेश के पिता की हत्या में पांचू गिरोह का नाम आया। पांचू गिरोह पर सियासी सरपरस्ती की वजह से पुलिस हाथ नहीं डाल पाई। ब्रजेश ने वाराणसी में पढ़ाई छोड़ दी और पिता का बदला लेने की कसम खाई। बताते हैं कि ब्रजेश ने पिता की जलती चिता के सामने बदले की सौगंध ली। 1985 में पांचू के पिता हरिहर सिंह के पैर छुए और गोली मार दी। 1986 में ब्रजेश ने गाजीपुर कचहरी में रघुनाथ को गोलियों से भून दिया। ये पूर्वांचल की पहली घटना थी जिसमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे तो गैंगवार रोकने के लिए एनकाउंटर हुए। एक एनकाउंटर में नामी बदमाश पांचू मारा गया, लेकिन ब्रजेश नहीं रुका। 1986 में गांव लौटते ही ब्रजेश ने सिकरौरा गांव में 6 लोगों को मार दिया। उस नरसंहार के दौरान हुए गैंगवार में ब्रजेश को भी गोली लग गई। ब्रजेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो भाग निकला। 2 लोगों के पिता की हत्या हुई। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। ब्रजेश अपना बदला ले चुका था, जबकि त्रिभुवन का बदला अभी बाकी था। दोनों की मुलाकात हुई। त्रिभुवन के भाइयों की हत्या में मुख्तार अंसारी भी नामजद आरोपी था। त्रिभुवन को ब्रजेश जैसे आदमी की तलाश थी जो उसके लिए हत्याएं करे, उसके पिता और भाइयों का बदला ले। वहीं ब्रजेश सिंह को त्रिभुवन जैसे आदमी की जरूरत थी जो उसे राजनीतिक और आपराधिक संरक्षण दे सके। यहीं से ब्रजेश सिंह ने त्रिभुवन के दुश्मन मुख्तार अंसारी को अपना दुश्मन माना। ब्रजेश सिंह वाराणसी, 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, हत्या, रंगदारी, अवैध वसूली, गैंगवार के केस। फिलहाल वाराणसी जेल में बंद मुख्तार अंसारी गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन। 1988 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी गैंग पर हमला करने की एक बड़ी साजिश रची। त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या करने वाले साधु सिंह को मारने की साजिश ब्रजेश सिंह ने रची। साधु सिंह गिरफ्तार होकर पुलिस हिरासत में अस्पताल पहुंचा और ब्रजेश सिंह ने पुलिस की वर्दी में अस्पताल पहुंचकर साधु सिंह को मौत के घाट उतार दिया।
ब्रजेश सिंह ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कई बार पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया। साधु सिंह की हत्या में भी ब्रजेश सिंह ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। लेकिन इस घटना के बाद ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी गैंग को सीधे चुनौती दे डाली। ब्रजेश सिंह धीरे धीरे अपने अपराध और खौफ का नेटवर्क बढ़ाने लगे। बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक अपना जाल बिछा दिया। कोयला माफिया सूरजदेव सिंह से लेकर बिहार का माफिया सूरज भान, हर कोई ब्रजेश से जुड़ गया। 1992 के दौर में ब्रजेश ने छोटा राजन के सबसे करीबी माने जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हाथ मिला लिया। दाऊद के कहने पर सुभाष ठाकुर और ब्रजेश ने मुंबई में दिन दहाड़े जेजे हॉस्पिटल शूटआउट को अंजाम किया, जिसमें अरुण गवली गिरोह का हलंद कर मारा गया, क्योंकि दाऊद का मानना था कि उसकी बहन हसीना पारकर के पति की हत्या में अरुण गवली शामिल था। खैर, इस शूटआउट के अगले साल मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए और दाऊद और सुभाष ठाकुर अलग हुए। ब्रजेश सिंह दोनों से दूर गुजरात, ओडिशा और धनबाद में कोयले की खदानों पर वर्चस्व बनाने लगे। इसी दौरान ब्रजेश सिंह एक बार फिर पूर्वांचल लौटा। 1991 से 1993 के बीच वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर में सरकारी ठेकों को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में 50 से ज्यादा शूटआउट हुए। दोनों ओर से दर्जनों लोगों की जान गई। वजह सिर्फ दो थी, सरकारी ठेके पाने के लिए वर्चस्व की जंग और अपने गैंग को ताकतवर साबित करके खौफ बढ़ाने के लिए सरेआम हत्या। जहाँ तक जमानत मिलने का सवाल है, वो तो आप कई बातों पे निर्भर है। पहला तो है आपको साक्ष्य जो है अदालत के सामने पेश करने हैं और अदालत को यकीन दिलवाना है कि आपने जो कार्रवाई की है सही है। फिर इस पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो आपकी तरफ से प्रोसिक्यूटर पेश हुआ है वो किस तरह से अपनी बात को सामने रखता है। 1993 आते आते मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच बड़े पैमाने पर गैंगवार चलती रही। उधर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में यूपी के गैंग तो क्या, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दबंगों ने भी कल्पना नहीं की थी। श्री प्रकाश शुक्ला, गोरखपुर, बिहार सरकार के मंत्री की हत्या, तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी, हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती के 50 से ज्यादा केस थे। गोरखपुर के माखपुर गांव के मास्टर का बेटा श्री प्रकाश शुक्ला, खुराक अच्छी थी इसीलिए कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी करने लगा, लेकिन 20 साल की उम्र में वो पहला अपराध कर बैठा। श्री प्रकाश शुक्ला ने पहला कत्ल अपनी बहन के साथ हुई छेड़खानी का बदला लेने के लिए किया था। 1993 में अपनी बहन को छेड़ने वाले राकेश तिवारी नाम के शख्स को उसने सरे बाजार गोली मार दी थी, लेकिन उसके बाद वो क्या करने वाला है सिर्फ वो जानता था। श्री प्रकाश ने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था उससे गोरखपुर की सुर्खियों में आ गया। कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश को सख्त कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए बैंकॉक भेज दिया, लेकिन जब वो लौटा तो कुछ और ही तय कर चुका था। उसने हरिशंकर तिवारी के संरक्षण में अपने अपराधों को नए सिरे से इतिहास लिखना शुरू किया। यूपी में गैंगवार और सियासत के संरक्षण में अपराध या अपराध के बाद सियासी संरक्षण का केंद्र बन चुके थे गोरखपुर और महाराजगंज। वीरेंद्र शाही महाराजगंज से थे और गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन थे। श्री प्रकाश ने हरिशंकर तिवारी पर प्रभाव जमाने के लिए और पहले कत्ल में बचाने के बदले 1997 में दूसरी हत्या की। इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश की पुलिस और माफियाओं के होश उड़ा दिए। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ शहर में विधायक वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। बड़े बड़े अपराधी और शार्प शूटर्स में श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ पैदा हो गया था
और गैंगवार की शुरुआत करने वाले हरिशंकर तिवारी भी उसे नहीं मार पाए, लेकिन यह काम कर दिखाया 25 साल के लड़के ने। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला तब तक सरकार और कानून की नजर में चढ़ चुका था। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला बेहद ठंडे कलेजे का अपराधी था। उसे मौत का भी डर नहीं था और इसीलिए बड़े बड़े माफिया उससे खौफ खाने लगे। श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। श्री प्रकाश ने पटना में मंत्री ब्रिज बिहारी को गोलियों से छलनी कर दिया। 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी लाल अपनी बत्ती कार से उतारे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने श्री प्रकाश AK-47 लेकर खड़ा था। 4 शूटर्स के साथ मिलकर बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी। बिहार के मंत्री की हत्या करने का मकसद और संदेश साफ था। श्री प्रकाश गोरखपुर और आसपास के रेलवे ठेके में दखल नहीं चाहता था। पूर्वांचल के कई छोटे मोटे बदमाशों को तो उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा। खैर, श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि उसने संरक्षण देने वाले हरिशंकर तिवारी को ही मारने की धमकी दे दी थी। इसी दौर में यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली जिसने पुलिस प्रशासन और सरकार की नींद उड़ाई। 6 करोड़ रुपए में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी। ये सुराग पुलिस को मिलते ही पहली बार किसी गैंगस्टर को मारने के लिए STF का गठन है। यूपी STF के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी और वो चुनौती थी श्री प्रकाश शुक्ला को मारने की। और पुलिस बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि वो एक ऐसे अपराधी का सामना करने जा रही है जो खुलेआम बाहुबली नेताओं को सरेआम मारता था और इसीलिए एक खास रणनीति बनाई गई। श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में एक बहुत बड़े बिल्डर को फोन करके धमकी दी। इसी के साथ STF को श्री प्रकाश की कॉल डिटेल और दिल्ली में उसके ठिकाने की जानकारी मिल गई और अब बारी थी श्री प्रकाश को घेरने की। दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद जा रहे गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कार को पुलिस ने मोहन नगर के पास ट्रेस किया। उसका पीछा किया, लेकिन वो हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूर कार भगाते हुए पहुंच गया। आखिरकार पुलिस ने उसकी गाड़ी घेर ली। STF के मुताबिक श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकाली और 14 गोलियां दागी। जवाब में पुलिस ने 45 गोलियां मारी। यूपी के सबसे बेखौफ और बेहद खूंखार गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला के गैर कानूनी धंधे और खौफ यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैले हुए थे। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स, सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया था। पुलिस के मुताबिक उसने 6 साल के अपने आपराधिक इतिहास में अपने हाथों से करीब 20 लोगों की जान ली। बहरहाल गैंग, गैंगस्टर और गैंगवार की दुनिया में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन बजूका, जो कामयाबी के साथ पूरा हो चुका था। लेकिन श्री प्रकाश का एनकाउंटर होने तक यूपी में गैंगवार की कई नस्लें तैयार हो चुकी थी। श्री प्रकाश के एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह की कहानियां हैं। यह भी कहा जाता है कि तमाम गैंग और माफियाओं ने मिलकर श्री प्रकाश के एनकाउंटर में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई। इसमें तिवारी के तत्कालीन गैंग से लेकर मुख्तार अंसारी तक सबके शामिल होने का दावा किया जाता है। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ने जिस गैंगवार का बीज बोया, उसमें शाही की हत्या हो गई और हरिशंकर तिवारी कई साल पहले पूरी तरह राजनीतिक और व्यापारिक हस्ती बन गए और हरिशंकर को धमकाने वाला श्री प्रकाश भी खत्म हो गया। लेकिन पूर्वांचल की धरती पर अभी कई गैंगवार में हत्याओं का लंबा दौर बाकी था। अब यूपी के सभी माफियाओं को लगने लगा था कि अगर श्री प्रकाश शुक्ला ऐसे ही लोगों की हत्या करता रहा तो बाकी गैंग का खौफ जो है खत्म हो जाएगा और साथ ही सारे सरकारी ठेके बंद हो जाएंगे। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद ब्रजेश सिंह ने एक बार फिर से खूनी गैंगवार का मोर्चा संभाल लिया। शूटर ब्रजेश सिंह ने इस बार सीधे मुख्तार अंसारी पर हमला कर दिया। उन्नीस 1996 में मुख्तार अंसारी को पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया था। उसके बाद से ही अंसारी ने ब्रजेश सिंह के गैंग को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन श्री प्रकाश के दखल के बाद कुछ समय तक बाकी माफिया ज्यादा सक्रिय नहीं रहे।
लेकिन 1998 के बाद मुख्तार ने अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर ब्रजेश पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया। ब्रजेश पुलिस से बचकर इधर उधर रहने लगा। वहीं ब्रजेश गैंग के कुछ बेहद करीबी लोगों पर मुख्तार गैंग के हमले होने लगे। मुख्तार अंसारी गाजीपुर का बाहुबली, हत्या, अपहरण, रंगदारी के 40 से ज्यादा केस, करीब 15 साल जेल में रहे। फिलहाल पंजाब के रोपड़ जेल में है। मुख्तार गैंग ने ब्रजेश के बेहद करीबी अजय खलनायक पर अचानक से हमला कर दिया और इस हमले ने ब्रजेश गैंग में बड़ी खलबली मचा दी और इसके बाद ब्रजेश ने मुख्तार अंसारी के मर्डर का प्लान बनाया। मुख्तार अंसारी पर हमला गैंगवार की दुनिया में बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन ब्रजेश सिंह के सिर पर खून सवार था। जुलाई 2001 में उसने गाजीपुर के अंदर सीधा मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला बोल दिया। प्लान के मुताबिक एक कार और एक ट्रक से मुख्तार की गाड़ी को आगे पीछे से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन रेलवे फाटक बंद होने से हमलावरों की एक गाड़ी पीछे रह गई। अब ट्रक आगे था और मुख्तार की गाड़ी पीछे। हमले वाली दूसरी कार रेलवे फाटक के दूसरी तरफ थी। तभी ट्रक का दरवाजा खुला। 2 लड़के हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर निकले और फायरिंग करने लगे। मुख्तार किसी तरह गाड़ी से निकलकर गोलियां चलाते हुए खेतों की तरफ भागा। बताया जाता है कि उसने 2 हमलावरों को मार गिराया। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया। तभी उसके मारे जाने की अफवाह उड़ गई और बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला गैंग लीडर बनकर और भी तेजी से उभरने लगा। अब तक ब्रजेश को समझ में आ चुका था कि वो मुख्तार गैंग से ऐसे नहीं जीत सकता है। उसे राजनीतिक मदद चाहिए थी। कहते हैं कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने ब्रजेश की मदद की, लेकिन मुख्तार अंसारी गैंग ने ब्रजेश सिंह को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली थी। 250 रुपए के तमंचे से 250 करोड़ का साम्राज्य बनाया। 20 साल के आपराधिक जीवन में करीब 40 हत्याएं की। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करके यूपी दहलाया। 2008 में बागपत जेल में संदिग्ध हालत में हत्या। 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। तभी गैंगवार में बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या हुई। गाजीपुर बक्सर बॉर्डर पर विधायक कृष्णानंद राय जा रहे थे। कृष्णानंद राय के साथ उनके 6 अन्य साथी भी थे। उन पर 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद समेत 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद हुई थी। ब्रजेश के राजनीतिक संरक्षक कृष्णानंद राय को मुन्ना बजरंगी ने मारा। कृष्णानंद की हत्या करके मुन्ना बजरंगी ने ब्रजेश को संदेश दे दिया था। कृष्णानंद की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। कई साल बीत गए, कई कहानियां सुर्खियों में आई। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि ब्रजेश तो कब का मर चुका है, उसे टेटनस हो गया था, गोली लग गई थी। लेकिन 2008 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पूर्वांचल फिर से कांपने लगा। सारे गैंग में खलबली मचने लगी कि अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में खूनी गैंगवार शुरू होगी। हालांकि ब्रजेश बचता रहा, लेकिन उसके गैंग के कई लोग एक एक करके खत्म होते रहे। उनके खात्मे के पीछे मुख्तार अंसारी की भूमिका मानी जाती है। 4 मई 2013 को एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के गैंग ने ब्रजेश सिंह के बेहद करीबी और खास शार्प शूटर अजय खलनायक पर जानलेवा हमला बोल दिया और उसकी गाड़ी पर दर्जनों गोलियां दाग दी। लेकिन मुख्तार अंसारी का गैंग यही नहीं रुका। 3 जुलाई 2013 को ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह की बनारस में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई। 13वीं में शामिल होने के लिए पहुंचा ब्रजेश सिंह अपने घर वालों को देखकर रोने लगा।
लेकिन पुलिस ने इस पूरे कांड से मुख्तार अंसारी का नाम हटा दिया। इसके बाद ब्रजेश सिंह को यह समझ आ गया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के मुख्तार अंसारी का मुकाबला मुश्किल है। 2016 में आखिरकार ब्रजेश सिंह वाराणसी से एमएलसी के तौर पर विधान परिषद में दाखिल हुआ। तब से मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच गैंगवार में कोल्ड वॉर जारी है। इन दोनों गैंग के अलावा गाजीपुर और वाराणसी से थोड़ा पहले प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद का गैंग काम करता है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज तांगा वाले का लड़का था अतीक अहमद। पुराने इलाहाबाद में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस मोहल्ले की ओर जाने से डरती थी। 1989 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और इलाहाबाद पश्चिम से अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा भरा और वो इस इलाके में गैंगस्टर चांद बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और पुलिस ने चांद बाबा के खात्मे के लिए अतीक अहमद को पर्दे के पीछे पूरा समर्थन दिया। अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच कई बार गैंगवार हो चुकी थी। अतीक अहमद और चांद बाबा ने दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन अतीक अहमद जीत गया और चांद बाबा हार गया। 1989 में अतीक के विधायक बनने के कुछ महीने बाद ही चांद बाबा की सरेआम हत्या कर दी गई। सरे बाजार, खुलेआम। कहते हैं कि पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म कर दिया। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैल गया कि लोग इलाहाबाद पश्चिम से टिकट लेने से मना करने लगे। यही कारण था कि अतीक 1991 और 1993 में लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ी, इसीलिए 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बन गया। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद चुना गया। इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हुई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मैदान में उतारा, लेकिन वो 4000 वोटों से बीएसपी के राजू पाल से हार गया। वही राजू पाल जो कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। राजू पर उस समय 25 मुकदमे दर्ज थे। यह हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बना। अगले महीने नवंबर में राजू के ऑफिस के पास बमबाजी हुई और फायरिंग भी, लेकिन राजू बच गया। पच्चीस जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। बीएसपी विधायक राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो में लेकर अस्पताल जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि राजू पाल अभी जिंदा है। एक बार फिर टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी गई। अतीक गैंग के शूटर्स ने 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया। रास्ते भर टेम्पो में घायल राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई। जब विधायक राजू पाल अस्पताल पहुंचा तब तक 19 गोलियां लगी थी। डॉक्टरों ने राजू पाल को मरा हुआ घोषित कर दिया। राजू पाल की पत्नी ने अतीक, भाई अशरफ, फरहान पर एफआईआर करवाई। अतीक के भाई अशरफ के घर की 5 बार कुर्की हो चुकी है। पुलिस घर के खिड़की दरवाजे तक उखाड़ कर ले जा चुकी है। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आया। अतीक के खिलाफ 83 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक और उसके भाई अशरफ पर 150 से ज्यादा केस हैं। अतीक अहमद के गैंग में 120 से ज्यादा शूटर हैं। इलाहाबाद के कसारी, मसारी, बेली गांव, चकिया, मरियाडी, धूमनगंज में अतीक के लोग गैंगवार से शहर को दहलाते रहे। 1986 से 2007 तक 12 से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत केस हैं। अतीक के खिलाफ 96 मामले अभी लंबित चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को अहमदाबाद जेल भेज दिया। अतीक अहमद का गैंग अब भी कई वारदातों में शामिल रहता है। 22 साल की उम्र में गांव के 8 लोगों की हत्या करने के बाद ददुआ ने यूपी में तहलका मचा दिया था और यूपी एमपी बॉर्डर के चित्रकूट में रहने वाला ददुआ ऐसा पहला डाकू था जो जंगलों में भागने के बाद पुलिस की कभी गिरफ्त में नहीं आया। ददुआ खुद को बागी कहा करता था।
उसने ऐसा गैंग बनाया जो चुनावी नारे दिया करता था। 2007 तक उसका नारा था, मुहर लगाओ हाथी पर वरना गोली खाओ छाती पर। ददुआ जब तक जिंदा रहा वो पुलिस और समाज के लिए सिरदर्द बना रहा। एक साथ 9 लोगों की हत्या, यूपी, एमपी, राजस्थान में 400 मामले थे। 10 लाख रुपए का इनामी था। 2007 में पुलिस एनकाउंटर में ढेर। यूपी के फतेहपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और चित्रकूट समेत एमपी के कुछ जिलों में भी ददुआ की दहशत थी। करीब 32 साल वो यूपी, एमपी और राजस्थान में हत्या, अपहरण और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के पास उसकी एक फोटो तक नहीं थी। उस पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आया। आखिरकार ददुआ और उसके गैंग को खत्म करने के लिए एसटीएफ को लगाया गया। 22 जुलाई 2007 को चित्रकूट के जंगलों में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में ददुआ अपने 10 डकैतों के साथ मारा गया। उसकी मौत के बाद उसका पूरा कुनबा राजनीति में उतर आया। ददुआ गैंग लगभग पूरी तरह साफ हो चुका है। जो डकैत बचे हैं वो बांदा और चित्रकूट की जेलों में। 1990 के बाद से यूपी में कई छोटे मोटे गैंग भी बनने लगे। बड़े बड़े गैंग की देखा देखी उनकी तरह अवैध कमाई, रंगदारी और छोटी मोटी ठेकेदारी के लालच में कुछ लोग स्वयंभू गैंग बनाने लगे। ऐसे ही लोगों में शामिल था विकास दुबे। विकास दुबे को लोग सनकी कहते थे। वो इतना खूंखार था कि फिल्मी स्टाइल में लोगों की हत्याएं करता था और हाई स्कूल के दौर में ही कमर में तमंचा लगाकर स्कूल जाया करता था। कानपुर के चौबेपुर का विकास दुबे तकरीबन 30 साल तक बेखौफ होकर अपराध करता रहा, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने तकरीबन 2 ऐसे गुनाह कर दिए जो न सिर्फ पूरे देश की सुर्खियां बन गए, बल्कि उन्होंने उसके अंत की भी शुरुआत कर दी। चौबेपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे बेहद शांत तरीके से चुपचाप अपनी साजिशों को अंजाम दिया करता था। उसने अपने गांव से लेकर पूरे चौबेपुर और शिवली में समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। 1984 में हाई स्कूल में तमंचा लेकर स्कूल जाने वाला विकास चौबे पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने 2001 में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की शिवली थाने में घुसकर हत्या कर दी। शिवली में भरी जनसभा में उसने संतोष शुक्ला पर फायरिंग की। वो जान बचाने के लिए शिवली थाने में घुस गए, लेकिन हथियार लेकर दौड़ता हुआ विकास वहां भी पहुंच गया। 20 से ज्यादा सिपाही और 5 से ज्यादा दारोगाओं की मौजूदगी में उसने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। कानपुर देहात का ये वही शिवली थाना है जहां पर संतोष शुक्ला नाम के एक राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या की थी साल 2001 में विकास दुबे ने, और यहीं से उसके गैंगस्टर बनने की शुरुआत हुई। 2001 में शिवली कोतवाली में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास यूपी में कुख्यात हो गया। 2001 के पहले शिवली इंटर कॉलेज के सामने कुछ जगह पड़ी थी जहां पे इसने कब्जा करने का प्रयास किया और मार्केट बनाने के लिए उसने उस जगह को घेरा, लेकिन तत्कालीन प्रबंधक स्वर्गीय सिद्धेश्वर पांडे जी ने उसका विरोध किया। इसने उसी कॉलेज के गेट पे उनकी निर्मम हत्या कर दी। कई घंटे उसकी डेड बॉडी उनकी पड़ी रही, लेकिन शिवली थाने की पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। इसके बाद उसने 2001 में भाई साहब की हत्या कर दी थाने के अंदर। विकास दुबे 2001 में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले संतोष शुक्ला की हत्या में 2006 में बरी हो गया। श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आपके ऊपर आरोप लगा, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या वो हत्या आपने की? जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी FIR लिखाने गया हुआ था। मेरे ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद मैं जब वहाँ से चला आया, जब अपने ऊपर अटैक किया मेरे ऊपर, मैं उस दिन कानपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर। वो बीमार थी, उनको किडनी पेन था। रास्ते में मेरे ऊपर बम से अटैक किया गया, बम और गोलियां चलाई गई मेरी गाड़ी पर।
तो मैं उसकी FIR जब मैंने SP कानपुर देहात को फ़ोन किया कि मेरे ऊपर इस तरीके से घटना हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। फोर्स मुझको वहाँ से लेके आया, मैंने थाने में FIR लिखाई और मैं चला आया। इसके बाद थाने में जो जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं, वो मंत्री जी किन्हीं कारणों से अपना पहुँचे और उन्होंने किसी तरीके से पुलिस से उलझाव किया। वहाँ लोगों से उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरी जानकारी नहीं है। उनकी हत्या की जानकारी या उनके मरने की जानकारी मुझे लखनऊ में हुई। हत्या के कई चश्मदीद थे। मनोज शुक्ला जो संतोष शुक्ला मंत्री के भाई थे, उन्होंने आपको देखा था कि आपने गोली मारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस वाले गवाही से मुकर गए तो जनता में उसका खौफ बहुत तेजी से बढ़ गया। अब वो गांव की पंचायत से लेकर स्थानीय राजनीति में दबंगई से दखल रखने लगा। 15 साल तक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी रहा। गांव के लोग बताते हैं कि विकास दुबे संगठित अपराध की तरह अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। चौबेपुर के बिकरू गांव में वो एक बागीचे में अपने गैंग के साथ साजिशें रचता था। लोग बताते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे इसी बगीचे में बैठकर हत्या, फिरौती, धमकी और अवैध व्यापार की रणनीति बनाता था। यहाँ सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें विकास इशारा करता था। गुप्त मीटिंग के वक्त बगीचे के आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। इसी बगिया के नीचे बैठ करके इन सारी घटनाओं के बारे में कैसे किसको अंजाम देना है, कैसे किसको मौत के घाट उतारना, यानी कि मौत से लेकर के फिरौती तक, अपहरण तक की सारी साजिशें इसी बगिया में बैठ के रची गई हैं। यहाँ के लोगों की माने तो पिछले 16-17 सालों से इस बगिया में विकास दुबे इस पेड़ के नीचे बैठ करके और अपने साथियों के साथ किस कृत्य को किस तरीके से मतलब निभाना है, उसकी सारी साजिशें इसी बगिया से रची जाती थी। 1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित के बाद वो खुद को पंडित कहलाना पसंद करता था। वो लोगों को फोन पर पंडित के नाम से धमकी देकर रंगदारी वसूलने लगा। विकास ने बिकरू गांव में एक लोहे का पुल बनवाया था। बताते हैं कि नहर पर बने इसी पुल के नीचे विकास अपने हथियारों का जखीरा छिपा कर रखता था। स्थानीय लोगों ने यह भी खुलासा किया कि इस पुल के नीचे विकास दुबे ने कई लोगों की हत्याएं भी की हैं। हालांकि इसे लेकर पुलिस कुछ भी नहीं बता सकी, लेकिन ये वही पुल है जहां से विकास दुबे 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद भागा था। बताया ये जाता है कि पीछे के रास्ते से गांव को जोड़ने वाला ये छोटा सा पुल दरअसल इसी रास्ते से अवैध हथियारों की खेप आया करती थी। गिरोह के सदस्य भी अपराध करने के बाद इसी रास्ते से आने और जाने का इस्तेमाल किया करते थे। इतना श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर विकास दुबे तक जिस किसी ने भी कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती दी, उसका खात्मा हो गया। और अब यूपी पुलिस ने एक योजना बनाई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद समेत 30 लोगों को हिट लिस्ट में रखा है। जी हाँ, यूपी पुलिस ने पूर्वांचल से लेकर नोएडा तक, ब्रजेश सिंह से लेकर सुंदर भाटी तक गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। जिस तरीके से गैंग और गैंगस्टर एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में गैंग, गैंगवार और गैंगस्टर के खिलाफ मिशन छेड़ रखा है। नाम है ऑपरेशन क्लीन। और अब अपराधी, गैंग और गैंगस्टर ये तय कर लें कि वो कानून के खिलाफ रहेंगे या फिर कानून के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।